लेट्स स्पाइक पॉडकास्ट। कॉकरोच जैसा बताया जाता है कि करोड़ों साल से खुद को सरवाइव किए हुए हैं और कॉकरोच के नाम पर जो नई पार्टी बनी है वो है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता और स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर राजस्थान। सर, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक सामाजिक संगठन है। दुनिया क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते उसके बारे में हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हमारा अभी तक एकमात्र उद्देश्य है देश की जो बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारने की हम डिमांड कर रहे हैं। तो आपको कॉकरोच कहलाना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर, क्योंकि देखो कॉकरोच कहाँ पनपता है ये सोचने वाली बात है। अभी हमारा जो पूरा फोकस है वो केवल धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के ऊपर है और दूसरा बेहतर शिक्षा व्यवस्था के ऊपर है। क्या एक इस्तीफे से सिस्टम ठीक हो जाएगा? आज से नहीं, ये बरसों से चलता आ रहा है, जिसको मतलब 1983 से लेकर आज तक की घटना हो गई है। मैं इतने सालों से पेपर लीक सुन रहा हूँ। जी, अभी अभिजीत दीप जयपुर आए थे और एक घटना हो गई थी उनके साथ, पिटाई की घटना। वो सभी लोग आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति पाए गए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति पाए गए, जिनके द्वारा एक प्रायोजित तरीके से ये हमला अभिजीत दीप्ति के ऊपर किया जाए। विद्यार्थियों के अंदर एक डर पैदा किया जा सके कि अभी जब अभिजीत दीप्ति के साथ ऐसा हो सकता है तो आप लोगों के साथ क्या हो सकता है। मैं इतना कह सकता हूँ कि वो अपने खुद के भविष्य की लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो देश के करोड़ों नौजवानों की लड़ाई लड़ रहा है। इन दिनों पूरे भारत में अगर किसी बात की चर्चा है तो किसी आदमी की नहीं, किसी समाज की नहीं, किसी संस्था की नहीं, बल्कि एक छोटे से जंतु की जिसका नाम है कॉकरोच। कॉकरोच जैसा बताया जाता है कि करोड़ों साल से खुद को सरवाइव किए हुए हैं और कॉकरोच के नाम पर जो नई पार्टी बनी है वो है कॉकरोच जनता पार्टी, जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आज हमारे साथ अभिषेक जैन बिट्टू हैं लेट्स माइक पॉडकास्ट में, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता और स्टेट मीडिया कोऑर्डिनेटर राजस्थान से। अभिषेक जी, आपका स्वागत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभिषेक जी, बहुत ही गंभीर मुद्दा है ये, जिसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी बनी। एक बीजेपी थी और दूसरी सीजेपी तैयार हो गई देश में। आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये मुद्दा बहुत बढ़ चुका है कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, कैसे बनी, क्यों बनी, फ्यूचर क्या है, एजेंडा क्या है, कई तरह की बातें, बहुत सारे आरोप, बहुत सारे प्रत्यारोप और बहुत तरह के विवाद भी इस पार्टी के साथ एक महीने के जन्म काल में ही जुड़ गए हैं। तो आपका जो बैकग्राउंड है वो आम आदमी पार्टी से भी आप जुड़े रहे और उसके अलावा आप अभिभावक संघ के भी स्पोक्स पर्सन हैं, जो जयपुर में जिसने कई आंदोलन किए हैं अभिभावकों के इंटरेस्ट में, प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ, उनकी मनमानी के खिलाफ। बहुत सारे समय में आपका एक अच्छा इतिहास रहा है। तो आप कॉकरोच जनता पार्टी में क्या फ्यूचर देखते हैं? सर, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक सामाजिक संगठन है, युवाओं की आवाज़ है, युवाओं की मांगों के ऊपर बनी हुई पार्टी है। आपको ध्यान होगा कि एक महीने पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक व्यंग कसा था देश के बेरोजगार युवाओं के ऊपर और उनको कॉकरोच नाम से संबोधित किया था। उस व्यंग के नाम पर ये पार्टी संगठन जो आज पूरे देश भर में खड़ा हुआ है, और ये मैं देश भर की बात नहीं करूंगा, आज ये चर्चा का विषय अपने आप में बना हुआ है कि पूरे विश्व के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा आज एक महीने के अंदर शुरू हो चुकी है। क्योंकि जब एक न्यायाधीश अगर किसी बेरोजगार युवाओं को इस तरह से संबोधित करेगा, जो अपने आप में ये कह सकते हैं कि असंवैधानिक टिप्पणी के तौर पर मैं कह सकता हूं कि उन्होंने असंवैधानिक टिप्पणी एक संवैधानिक पद पर रहकर की, उसके बाद इस पार्टी का जन्म हुआ एक शानदार व्यंग के साथ। और आज उस व्यंग का कारनामा आप ये देखिए कि मात्र एक महीने के अंदर ही न केवल 2.5 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं, साथ ही वो उन मुद्दों को हम लोगों ने चुना है जो आज की तारीख में देश की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं, अभिभावकों की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा हम तीसरी कोई बात नहीं कर रहे हैं। अभिभावकों की बात करना कोई गुनाह नहीं है, विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर के अगर बात कर रहे हैं तो उसमें भी कोई गुनाह नहीं है, और बेरोजगारी को लेकर के अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि ये तीनों चीजें अपने आप में देश के भविष्य से जुड़ी हुई है, समाज के भविष्य से जुड़ी हुई है और खासकर परिवारों के भविष्य से जुड़ी हुई है। इसलिए इस तरह के
कॉकरोच पार्टी का जन्म इन्हीं चीजों को लेकर के हुआ। आप लोगों को असल में जो इसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, पार्टी नाम आते ही लोगों के मन में ये आ जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी होगी। तो क्या आप स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी? सर बिल्कुल, अभी तक ये स्थिति स्पष्ट है कि हमारी तरफ से कोई पॉलिटिकल पार्टी का मूवमेंट अभी वर्तमान स्तर पर नहीं है। ये भविष्य के गर्द का सवाल है, क्योंकि हम लोगों की आपस में भी अभी तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। हम लोगों ने इसके ऊपर विचार तक भी नहीं किया है। दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं सोचती उसके बारे में हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हमारा अभी तक एकमात्र उद्देश्य है देश की जो बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था है उसको सुधारने की हम डिमांड कर रहे हैं। अभिषेक जी, एक हिस्ट्री रही है भारत में, जयप्रकाश नारायण ने जब आंदोलन शुरू किया था तो वो नॉन पॉलिटिकल था, बाद में वो पॉलिटिकल हो गया और सरकार तक बनाई। इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो शुरू हुआ था आंदोलन, नॉन पॉलिटिकल था कहा गया था, बाद में वो आम आदमी पार्टी के रूप में तब्दील हुआ और वो एक राजनीतिक पार्टी बनी और उसने सरकार भी बनाई कुछ दिल्ली में और पंजाब में। तो आप कैसे कह सकते हैं इस बात को कि कॉकरोच जनता पार्टी आगे चलकर पॉलिटिकल पार्टी में नहीं बदलेगी? सर देखो, हमारी तरफ से तो स्पष्ट है कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों का इतिहास रहा है, हम भी कई बार पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन हम लोगों का उद्देश्य वहाँ पे भी केवल इतना सही था कि किसी न किसी तरह से जनमानस की हम सेवा कर सके, और आज भी हम उसी उद्देश्य को लेकर के काम कर रहे हैं। और बाकी आने वाला भविष्य तय करेगा, देश के युवा तय करेंगे कि हमें राजनीति में जाना है या नहीं जाना, लेकिन हमारी तरफ से स्थिति स्पष्ट है कि हम किसी भी प्रकार की राजनीति इसमें अस्वीकार करते हैं। तो अभिषेक जी, थोड़ा सा आप बताएंगे लोगों को, अभी चूंकि बहुत नई पार्टी है, 1 महीना हुआ है, और हमारे यहाँ जो भारत में एक परंपरा रही है कि एक होता है आंदोलन और एक होता है विचारधारा। तो बिना विचारधारा के अगर कोई पार्टी बनती है जो कि किसी आंदोलन के सहारे बनती है तो उसका पॉलिटिकल फ्यूचर थोड़ा सा, जैसे हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की एक विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा है, कम्युनिस्ट पार्टी की एक विचारधारा है। तो अगर आइडियोलॉजी की बात करें तो कॉकरोच जनता पार्टी विचारधारा पर आधारित पार्टी है। जैसे कई बार आपके जो आलोचक हैं वो ये पूछते हैं कि धर्मनिरपेक्षता पर आपकी क्या राय है, समाजवाद पर आपकी क्या राय है, आर्थिक नीतियों पर आपका क्या कहना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आपकी पार्टी में कोई मंथन हुआ है कि हमें क्या राय रखनी है इस पर? सर हमारे इन चीज़ों को लेकर के हमारे पास मंथन होता रहता है, हम आए दिन आपस में चर्चा करते रहते हैं, लेकिन हमारी आइडियोलॉजी क्लियर है, हमारे जो उद्देश्य है वो क्लियर है, हमारी मंशा क्लियर है। हम केवल और केवल इस देश के युवाओं का विकास चाहते हैं, इस देश के अभिभावकों की समस्याओं का निस्तारण चाहते हैं, इस देश के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाना चाहते हैं। इसके अलावा हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, यही हमारी स्पष्ट आइडियोलॉजी है। यानी आप एक इशू पर जो कि एजुकेशन से और अनएम्प्लॉयमेंट से अब आप ये देखिए ना सर, भाई देश के शिक्षा का व्यवस्था अपने आप में इतना गंभीर मुद्दा है, करीबन मैं मान के चलता हूँ कक्षा नर्सरी से लेकर के उच्च स्तर तक करीबन देश की आधी आबादी यूथ है जो स्कूलों में पढ़ती है, कोचिंगों में पढ़ती है। अगर उनके मुद्दे अगर हम सोल्व नहीं कर पाए तो हम देश का विकास कैसे कर पाएंगे? इससे बड़ी आइडियोलॉजी और क्या हो सकती है? तो यानी शिक्षा और रोजगार आपकी प्रायोरिटी है? शिक्षा और रोजगार नहीं, देश का जो आम से आम नागरिक है जिसकी उसकी कई सारी मूलभूत सुविधाएं, जैसे आप शिक्षा की भी बात कर सकते हो, आप रोजगार की भी बात कर सकते हो, आप स्वास्थ्य की भी बात कर सकते हो। इस तरह की आइडियोलॉजी हम लेकर चलना चाहते हैं जो किसी जाति या किसी धर्म के ऊपर आधारित नहीं है। ये सभी हर व्यक्ति की, हर समाज की जरूरत है, हम उस चीज के ऊपर काम करना चाहते हैं। ये आपकी पार्टी बनी, अभिजीत दीपके ने एक ट्वीट किया और उसके बाद ये एक आइडिया फैलता चला गया और कॉकरोच के रूप। तो आपको कॉकरोच कहलाना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर, क्योंकि देखो कॉकरोच कहाँ पनपता है ये सोचने वाली बात है। जिस प्रकार से कॉकरोच का जन्म होता है वो कचरों में होता है। आज जिस प्रकार से देश के अंदर इतना सारा कचरा भरा पड़ा है, असामाजिक तत्वों का कचरा इस देश में ऐसा भरा पड़ा है जो जगह जगह जाति के धर्म पर क्या नाम से जाति धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटने का काम करते हैं। हम कहते हैं कि भाई आप हमें जातियों में क्यों बांट रहे हैं? आप हमें बांटना चाहते हो तो आप शिक्षा को बेहतर व्यवस्था करके बांटो, आप चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर करके बांटो, आप लोगों को रोजगार देके बांटो। उसमें तो ये लोग चर्चा करते ही नहीं है। बाकी तो जाति धर्म इन चीजों से बांटने से होगा क्या? लोगों में दूरियां बढ़ेगी और इससे ज्यादा क्या होगा? वही बात मैंने आपसे कही कि जैसे ये मुद्दा है सेक्युलरिज्म का, कि हमारी कम्युनल हार्मोनी का, सांप्रदायिक सद्भाव का, तो ये सब भी आपके इश्यूज हैं या नहीं? सर हमारा सांप्रदायिक सौंदर्य केवल अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। अगर ये चीज बेहतर रहेंगी तो सब कुछ बेहतर रहेगा, हमारा मानना ये है। तो बिट्टू जी, आपकी पार्टी में जो संगठन है वो कैसा है? डिसीजन कौन लेता है? कोई आपकी मीटिंग्स हुई हैं क्या? लोगों को बहुत उत्सुकता है कि ये पार्टी काम कैसे कर रही है। सर ये देश के जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट है,
देश के यूथ है, उन सब की पार्टी है। लेकिन हाँ, बात डिसीजन लेने की है तो अभी तक हम रजिस्टर्ड लेवल पर हम अभिजीत दीपके जी खुद इस चीज़ को लीड करते हैं। साथ में उनके 3 स्पोक पर्सन नेशनल लेवल पर उन्होंने नियुक्त किए हैं। तो ये तीनों चारों मिलकर के, और इसके साथ में नेशनल जो एक सलाहकार बॉडी है उनके बीच में तय होता है सारे प्रोग्राम। उसके बाद फिर हम पब्लिक के बीच में जाते हैं। तो कोई स्ट्रक्चर बन रहा है कि जैसे राजस्थान में कोई प्रदेश अध्यक्ष होगा, कोई सचिव होगा, या ऐसा कैसे चलेगा? सर, संगठन के ऊपर चर्चा चल रही है, लेकिन क्योंकि कंटिन्यू अभी 1 महीना ही हुआ है संगठन के ऊपर काम, संगठन के नाम पे काम करते हुए, और 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि एकमात्र हाँ कॉकरोच जनता पार्टी है जिसने 1 महीने के अंदर 10 प्रोटेस्ट हिंदुस्तान की धरती पर अलग अलग शहरों के अंदर कर दिए हैं, जिसमें आपको लाखों की तादाद में भीड़ देखने को मिलेगी। अगर आप 10 प्रोटेस्ट की काउंटिंग करेंगे तो आपको अपने आप में महसूस होगा कि अपने आप में कितना बड़ा आंदोलन खड़ा हो चुका है। तो हम संगठन स्तर पर अभी विचार नहीं कर रहे। अभी हमारा जो पूरा फोकस है वो केवल धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के ऊपर है, और दूसरा बेहतर शिक्षा व्यवस्था के ऊपर है। तो क्या एक इस्तीफे से सिस्टम ठीक हो जाएगा? सर, क्यों नहीं होगा सर। देखो, जिस प्रकार का सिस्टम अभी वर्तमान में चल रहा है, मैं मानता हूं कि केवल धर्मेंद्र प्रधान जी के जाने से सिस्टम नहीं बदल सकता, लेकिन जो आने वाला व्यक्ति होगा, जो उस पद पर आने वाला व्यक्ति होगा, उसके ऊपर प्रेशर रहेगा कि अगर उनके कार्यकाल में भी अगर इस तरह की कोई घटना घटती है, कोई पेपर लीक होता है, तो उनके खिलाफ भी माहौल खड़ा हो सकता है, जिससे वो विशेष जोर देकर के उस चीज के ऊपर काम करेगा और निष्पक्षता से व्यवस्था को सुधारने का काम करेगा। ये जेनजी का मूवमेंट है एक तरह से, जैसा कहा जा रहा है जेनजी का मूवमेंट है। तो आपको क्या, और आप अभिभावक संघ से जुड़े हुए हैं, तो आपकी कुछ बात हुई, अभिभावकों की क्या रिएक्शन है आपके इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्योंकि जब आप जाते हैं, पेरेंट्स को हमेशा लगता है कि हमारे बच्चों को पढ़ना चाहिए बजाय किसी आंदोलन में शामिल होना चाहिए। तो कुछ पेरेंट्स की राय आई या आप लोगों ने उनसे मशवरा किया? सर, मेरे पास करीबन राजस्थान में विगत 7 साल से इस विषय के ऊपर काम कर रहा हूँ। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म 1 महीने पहले हुआ है, लेकिन हम लोग 7 साल से इस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। 7 सालों में हम लोगों ने इतनी जन समस्याएं देखी है अभिभावकों की, इतने स्कूलों को लेकर के, चाहे वो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को लेकर के हो या प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था को लेकर के हो, या कोचिंग सेंटर का मामला हो या कॉलेजों का मामला हो, सभी स्तर पर अभिभावक पीड़ित है, प्रताड़ित है, परेशान है, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा कि वो जाए तो जाए कहाँ। उनके सबके अंदर मन के अंदर विडंबना है, क्योंकि सरकार किसी की भी समस्या का निराकरण करने में सरोकार नहीं रख रही है, उनकी जिम्मेदारियां लेने को तैयार नहीं है। और उसके बाद हम लोगों ने एक संयुक्त अभिभावक संघ के नाम से एक प्लेटफॉर्म उन लोगों को उपलब्ध कराया, जिसके माध्यम से कई समस्याएं शायद आप लोग आपकी जानकारी में भी आई होगी। जैसे आप नीरजा मोदी स्कूल का मामला देख लीजिए, श्यामनगर के अंदर ट्री स्कूल का मामला देख लीजिए, ऐसी कई समस्याएं। जैसे जयलाल दैनिक भास्कर का जो ऑफिस है उसके सामने एक भारतीय विद्याश्रम पब्लिक स्कूल है जो काफी वर्षों से संचालित हो रहा है, उसका स्कूल का मामला ले लीजिए, जिसने 70 बच्चों को बंधक बनाया था। इस तरह के कई मामला हमारे सामने आए, जिसको हमने निर्विघ्न तरीके से सोल्व भी कराया और अभिभावकों को न्याय भी दिलवाया। तो और उन अभिभावकों को महसूस हुआ कि वाकई में कोई है हमारे साथ लड़ने वाला और एक प्लेटफॉर्म देने वाला। तो उसी स्तर पर आज जैसे कॉकरोच जनता पार्टी में पिछले 7 दिन से मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो काफ़ी पेरेंट्सों के फ़ोन भी आते हैं, बोले कि सर बहुत अच्छा काम कर रहा हो, और इस चीज़ का ऐसा प्लेटफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 1 महीने के अंदर जिस तरीके से आज एक पूरे देश भर के अंदर हुमर फैला है कि कम से कम कोई तो आया जो निर्भीक होकर के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करने के लिए खड़ा हुआ। आज नहीं तो आप देख लीजिए, नीट पेपर लीक जब से हुआ तब से लेकर अब तक 7 बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन ना तो केंद्र सरकार ने इस चीज की जिम्मेदारी ली, ना जवाबदेही ली। यहाँ तक कि इतनी मैं सरकार की भर्त्सना करूंगा कि 7 बच्चे मर गए, उनके परिवारों को सांत्वना तक नहीं दी गई है सरकार के द्वारा। इससे ज्यादा और हम क्या बोल सकते हैं, बताओ। अभिषेक जी, ये कहा जा रहा है, आपके आलोचक ऐसा कहते हैं कि ये जो सारा आंदोलन है, मतलब अगर खुली बात करें तो लोग ये कह देते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है, कॉकरोच जनता पार्टी, ताकि युवाओं का जो गुस्सा है वो निकल जाए। और इसके पीछे जो लोग लॉजिक देते हैं वो ये देते हैं कि अभिजीत दीपके जब आए थे तो बड़ी आसानी से उनको परमिशन मिल गई, उसके बाद उन्होंने अपना प्रोटेस्ट भी कर लिया, सब कुछ हो गया। सर देखो, कहने वाले तो पता नहीं क्या क्या कहते रहेंगे। किसी ने आम आदमी पार्टी से भी रिश्ता जोड़ा है, कोई कांग्रेस से भी रिश्ता जोड़ रहा है, कोई बीजेपी से भी रिश्ता जोड़ रहा है, कोई आरएसएस से भी जोड़ रहा है, कोई समाजवादी पार्टी से भी जोड़ रहा है। लेकिन मैं टू बी फ्रैंक होकर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, हमारा किसी से कोई सरोकार नहीं है। अगर हमारा किसी से सरोकार है तो वो केवल देश का युवा है, देश का स्टूडेंट है, देश का पेरेंट्स है। इसके अलावा हम किसी से कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे मुद्दे जो है वो केवल एजुकेशन व्यवस्था में जो बिगड़ी अव्यवस्था है उनको लेकर के है। हम चाहते हैं कि अगर
आपको दिक्कत है तो आप इन व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे, हम अपने घर पे बैठ जाएंगे, हमें क्या आप बता रही है इन मुद्दों को लेकर के बाजार में आए। अगर आपकी व्यवस्था तो ठीक है तो आप उनको हमारे युवाओं को दिखाएं कि क्या व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी है। आज अगर व्यवस्था बिगड़ी हुई है तभी तो हम लोगों को आना पड़ा, और आना क्या पड़ा, आप हमारे देश के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो खुद बैन कर रहे हैं इस तरह का कि वही देश के बेरोजगारों का अपमान कर रहे हैं वो खुले मन से। क्या वो अपने आप में शोभा देने वाली टिप्पणी थी? तो लेकिन अब जो सरकार का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स के प्लेन्स भी लगाए गए हैं पेपर्स को कैरी करने के लिए, आज से ही वो शुरू भी हो गया है काम, तो आपको नहीं लगता कि सरकार के जो प्रयास हैं वो इसी डायरेक्शन में है कि सरकार की कोई मंशा नहीं है कि पेपर लीक की घटनाएं जो रोकनी चाहिए वो रोकने की कोई पूरी तरह से मुझे जो महसूस होता है वो यही है कि वो सरकार युवाओं को कोई राहत देना नहीं चाहती, क्योंकि इनके लिंक कोचिंग सेंटरों से जुड़े हुए हैं, कोचिंग माफियाओं से जुड़े हुए हैं, जो लगातार पेपर लीक करते आ रहे हैं। आज से नहीं, ये बरसों से चलता आ रहा है, जिसको मतलब 1983 से लेकर आज तक की घटना हो गई है। मैं इतने सालों से पेपर लीक सुन रहा हूँ, आरोपी गिरफ्तार भी होते हैं, लेकिन आज तक किसी भी आरोपी के ऊपर कार्रवाई न होना, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि सरकार, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे वो कोई थर्ड फ्रंट की सरकार आई हो सेंट्रल में, लेकिन किसी ने भी आज तक इनके ऊपर नकेल नहीं कसी, इनको गिरफ्तार नहीं किया और न ही पेपर लीक को रोकने का काम किया। होना क्या चाहिए? आप लोग मुद्दा तो उठा रहे हैं, सॉल्यूशन क्या है? सर देखो, जो जिस प्रकार से परीक्षा का स्ट्रक्चर होना चाहिए उस प्रकार का स्ट्रक्चर देश की जनता को और देश के युवाओं को उपलब्ध करवाना चाहिए। आज चीन हमारे पास में उदाहरण है, अमेरिका हमारे पास में उदाहरण है, यहाँ पे भी फ्रांस भी हमारे पास उदाहरण है, और भी कई सारी कंट्री हैं जहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन होता है, लेकिन कभी भी हमने सुना नहीं कि यहाँ पे भी कोई पेपर लीक की घटना हुई। जब वहाँ पे अगर व्यवस्थित हो सकती है चीज़ें तो यहाँ पे क्यों नहीं हो सकती है? तो ये पेपर लीक तो एक इशू है, कोचिंग जिसको आपने कहा कोचिंग माफिया है, ये पनपता क्यों है? सर, पनपने का कारण केवल और केवल धंधा फैलाना है, जिसके माध्यम से अभिभावकों को लूटना, और जो जिस प्रकार से आप ये कह लीजिए कि कोर्स जो जहाँ पे बच्चा ऑलरेडी रेगुलर पढ़ता है वहाँ के कोर्स में और कोचिंग सेंटरों के कोर्स में रात दिन का डिफरेंस आता है। जो कोर्स स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, जो कॉलेजों में पढ़ाया जाना चाहिए, वो कोर्स वहाँ पे उपलब्ध होता नहीं है, वो कोचिंग सेंटरों में उपलब्ध होता है, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हमारे बीच लगातार सामने आती है। हर साल सबसे बड़ा दुख का विषय है कि हर साल सैकड़ों की संख्या में बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को इस चीज की परवाह तक नहीं है। ये अपने आप में बहुत दुखद विषय है। आपकी पार्टी तो केवल पेपर लीक की बात कर रही है, वो कहाँ ये बात कर रही है कि कोचिंग सस्ती होनी चाहिए या एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होना चाहिए, हम तो ये आम आदमी की पहुंच में होनी चाहिए। सर, हम तो ये कह रहे हैं कि कोचिंग सेंटर पूरी तरह से बंद होने चाहिए। एनसीईआरटी के जो कोर्सेज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने तय मानकों के आधार पर मतलब इतने बड़े बड़े विशेषज्ञ उन्होंने नियुक्त कर रखे हैं, उनके आधार पर वो किताबें तैयार करवाई जाती हैं। उन किताबों को आप सही तरीके से यूज क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? सबसे बड़ा तो जब आप किताबें यूज नहीं करवा पाओगे, अपनी खुद की निर्धारित किताबें तय मानकों के आधार पर किताबें बच्चों को उपलब्ध नहीं करवा पाओगे, तो आप पेपर लीक कैसे रोक पाओगे? तो एक थोड़ा सा हटके सवाल है आपसे अभिषेक जी, अभी अभिजीत दीप के जयपुर आए थे और एक घटना हो गई थी, उनके साथ पिटाई की घटना हुई थी, क्या था मामला, क्या हुआ, कौन लोग थे? सर, जिस प्रकार की सूचना हमें प्राप्त हुई, एक राकेश गुजर नामक व्यक्ति था और एक अर्जुन पंडित नामक व्यक्ति था। इन दोनों के साथ मिलाकर के कुल 5 लोग वहाँ पे चिन्हित हुए थे, जिनको बाकायदा गिरफ्तार भी किया गया है। और ये इन 5 का जब हमने निजी स्तर पर जांच पड़ताल की तो जो सोर्स निकल करके सामने आए वो सभी लोग आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति पाए गए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति पाए गए, जिनके द्वारा एक प्रायोजित तरीके से ये हमला अभिजीत दीपके के ऊपर किया गया, जिससे अभिभावकों विद्यार्थियों के अंदर एक डर पैदा किया जा सके कि जब अभिजीत दीपके के साथ ऐसा हो सकता है तो आप लोगों के साथ क्या हो सकता है। इस तरह का डर का माहौल बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन मैं साधुवाद करूंगा वहां पर उपस्थित जनसमूह ने जिस प्रकार का सबक इन सभी असामाजिक तत्वों को सिखाया, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। मुझे लगता है कि उन लोगों को अच्छा खासा सबक मिल भी चुका होगा और आगे इस प्रकार की घटना को अंजाम देने से पहले वो 10 बार सोचेंगे भी। आप बीजेपी का नाम लें, ठीक है, आपने आरएसएस का नाम लिया, आरएसएस खुद को सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कहता है, तो आपको लगता है कि एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन ऐसा काम करेगा? सर, मैं आपसे उनको डर क्या है? मैं वही बता रहा हूँ, देखो आरएसएस का नाम लेना कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी खुद की जो आइडेंटिटी है उसके अंदर आरएसएस शब्द इस्तेमाल हो रखा है,
तब हम जाकर हम ये बोल पा रहे हैं कि वो आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति है, क्योंकि उन्होंने जो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्सों के ऊपर जिस प्रकार के पोस्टर शेयर कर रखी हैं वो सब उन सब में आरएसएस का संबोधन उन लोगों ने दे रखा है। यानी ये आपकी इंक्वायरी के आधार पर? बिल्कुल, ये हमारी पर्सनल इंक्वायरी भी है और बकायदा अगर आपने नोटिस किया होगा तो मीडिया के अंदर भी बकायदा प्रकाशित हुआ था। एक जो लड़का था वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का प्रदेश महामंत्री है, उसका भाई बताया गया है। एक ने ये भी बोला था शायद कि मैं राष्ट्रवादी हूँ। राष्ट्रवादी सर, मैं इसके ऊपर मुझे शंका है कि आप राष्ट्रवाद किसे मानते हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि राष्ट्रवाद कह देने से ही तो आरएसएस से संबंध नहीं, मैं बात आरएसएस की नहीं हो रही है, बात किसी भारतीय की नहीं हो रही है। मैं तो एक चीज सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ, किसी को मारने से कोई राष्ट्रवाद बन जाता है क्या? अगर आपका किसी से विचार नहीं मिल रहा है तो आप उसकी पिटाई कर दोगे, ये अधिकार है आपको? इस तरह की चीजों से आपको क्या लगता है, आपका मूवमेंट अफेक्ट करने की कोई कोशिश हो रही है? सर, कितना असर पड़ेगा इनसे? सर, हमारे जो जिस प्रकार का जो मूवमेंट चल रहा है वो देश के युवाओं का मूवमेंट है, क्योंकि आज आप ये देख लीजिए कि जहाँ पे भी बदलाव हुए हैं, कि जिस भी देश में बदलाव हुए हैं, प्रेजेंट तौर पर जो वर्तमान स्तर की स्थिति चल रही है वो स्थिति, उन स्थितियों में युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका पाई गई है। जिस प्रकार से हिंदुस्तान में ये मूवमेंट खड़ा हो रहा है उससे कहीं ना कहीं सरकारें, सभी प्रकार की सरकारें, सभी प्रकार के राजनीतिक दल डरे हुए हैं कि अगर ये मूवमेंट अगर मजबूत हो गया, सारे छात्र, पूरे देश भर के छात्र अगर एकजुट हो गए, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ये मजबूत हो गए तो ये अच्छों की नींव हिला देंगे। तो ये बात कही गई है, कई बार कही गई है, और आपने जो बताया कि लोगों को चिंता है, क्या सोनम वांगचुक इसीलिए जुड़े हैं आपसे कि उन्होंने अपील की कि इस आंदोलन में कहीं भी हिंसा नहीं होनी चाहिए? सर, पहले दिन से पहले वांगचुक को आप लोगों ने क्यों? सर देखो, एक मिनट, कई बार ये कहा जा रहा है कि आप लोग उसी को रेप्लिकेट करना चाह रहे हैं, जैसे अन्ना हजारे को लाया गया था उसी तरह से आप लोग सोनम वांगचुक को प्रोजेक्ट करना। नहीं सर, किसी भी मतलब ये तो एक उम्र फैलाया जा रहा है कि हम उनको अन्ना हजारे के टाइप में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सोनम जी खुद एक बहुत बड़े शिक्षाविद है। लद्दाख के अंदर उन्होंने जो काम करके दिखाया है, शायद ही हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी शिक्षाविद ने इस तरीके का काम किया होगा, जहाँ गरीब बच्चों को मतलब लंबे स्तर पर गरीब बच्चों को पढ़ाना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी आम नागरिक की बात नहीं है। और किसी भी कोई राजनेता बता दो मुझे कि जिसने एक भी बच्चों को फ्री में पढ़ाया हो, लेकिन सोनम वांगचुक ने इतना बढ़िया काम करके दिखाया है कि आज लद्दाख की सेवा उन्होंने जिस प्रकार से की है वो अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब मैं ये मानता हूँ कि योगदान मानता हूँ देश के अंदर विकास के अंदर, कि उन्होंने जो काम करके दिखाया है यूथ को डेवलपमेंट का। तो इसी वजह से सोनम वांगचुक जी हमारे छात्रों के देश, जो छात्र देश का भविष्य है, उनको देखते हुए हमारे आंदोलन के साथ जुड़े, क्योंकि उनको भी छात्रों से प्यार है, उनको भी देश के भविष्य से प्यार है। इस वजह से वो लोग हमारे आंदोलन के साथ जुड़े और हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ खड़े हुए हैं। तो अभिषेक जी, आप का अभिजीत दीपके के बारे में क्या मानना है? सर, बहुत युवा है, नया लड़का है, आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर है, किस डायरेक्शन में जाएगा, किस तरफ आंदोलन को संभालने की? सर, सोमवार को मिले थे शायद, सोमवार को अभिजीत दीपके जी जयपुर में ही थे और काफी देर मेरी चर्चा भी हुई। उस चर्चा के दौरान मुझे जितना सरल व्यक्ति वो लगा, शायद ही कोई दूसरा यूथ इस तरह की आइडियोलॉजी लेके चल रहा हो कि वो केवल मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि वो अपने खुद के भविष्य की लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो देश के करोड़ों नौजवानों की लड़ाई लड़ रहा है। और उसके मन में यही सोच है कि ये पेपर लीक की जो घटनाएं लगातार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उनको किसी भी ना किसी तरीके से रोकना है, क्योंकि इनकी वजह से जो इतने सारे परिवार उजड़ गए उनको बचाया जा सके, आगे भविष्य में ऐसी घटना ना हो सके। वो उन परिवारों की चिंता को लेकर के काम कर रहा है। क्या बात हुई आपकी? मेरी इतनी सिंपल सोबर सी बात हुई कि हमें आगे किस तरह की एक्टिविटीज़ को करना है, किस तरह की एक्टिविटीज़ को नहीं करना है, कहाँ अपना योगदान देना, कहाँ नहीं देना है। हमारा अभी अगला फोकस 20 तारीख को हमारा दिल्ली के अंदर अभी प्रोटेस्ट होने वाला है, अनिश्चितकालीन धरना हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उसको लेकर के काफ़ी चर्चा हुई, उसके अंदर किस तरीके से हम किस को किस तरीके से क्या योगदान देना है। तो ये जो जयपुर की घटना हुई थी, इसके बाद अभिजीत का क्या रिएक्शन था? अभिजीत का इतना सा रिएक्शन है कि भैया अगर तुम एक थप्पड़ मारने की ताकत रखते हो तो हम 10 थप्पड़ खाने की भी ताकत रखते हैं। ये तो गांधी जी का सिद्धांत हुआ। गांधी जी का सर, आज गांधी जी वाली बात नहीं है। जो हिंसा को कभी समर्थन नहीं करता व्यक्ति, उन सबका भी यही सिद्धांत है।
तो आपको क्या लगता है कि जो आदमी इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है, जैसे अभिजीत के लिए हम बात कर रहे हैं, वो लीडरशिप में कहाँ तक जा सकता है? सर लीडरशिप क्योंकि ये बड़ी बात है कि कोई आदमी ये कहे कि हम 10 थप्पड़ भी खाने की क्षमता रखते हैं। सर जिसमें काम करने के लिए इच्छा शक्ति जिसने अपने आप में जागृत कर ली, तो उसको पता है कि कहीं ना कहीं उसका विरोध भी होगा, कहीं ना कहीं इस तरह की हिंसात्मक घटनाएं भी घटेंगी। तो इसलिए पहले खुद को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। अभिजीत दीपके ने मतलब इंडिया आने से पहले सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से कॉकरोच जनता पार्टी का गठन हुआ, गठन होने के बाद जिस प्रकार के व्यंग उसके ऊपर कसे गए, कि विभिन्न तरह के आरोप उनके ऊपर लगाए गए। एक आरोप जो ताज़ा ये लगा कि वो मोदी जी के साथ उनका एक फोटो वायरल। मैं वही कह रहा हूँ, मैं बहुत तरह के देखो, आपने कहा मुझे कि भाई कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, कई लोग कह रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी की टीम है, कई लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की टीम है। अब जिसको जो पसंद है वो उस तरीके से काम कर रहा है, इसमें हमें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। देखो सर, एक अभिषेक जी अक्सर होता है पॉलिटिकल जब काम कोई भी करता है तो उसमें चूंकि बहुत नई पार्टी है, आपका फिल्टरिंग प्रोसेस क्या है? कोई भी जुड़ सकता है अभी तो आप कैसे चेक करेंगे कि कौन आदमी हमारे साथ जुड़ रहा है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या सर है? अभी हम लोगों ने फिल्टर जैसा कोई प्रोग्राम हमने डेवलप किया नहीं है, क्योंकि जिसको वाकई में देश के भविष्य की चिंता होगी वह निष्पक्ष तौर पर ईमानदारी से देश के भविष्य के लिए काम करेगा, देश के युवाओं के लिए काम करेगा, देश के बेरोजगारों के लिए काम करेगा। क्योंकि ये किसी एक परिवार का इशू नहीं है। आज जो भी हमारे विरोधी हैं उनके घर में भी बच्चे पल रहे हैं, उनको भी उनके मान लीजिए अलग अलग पार्टियों के लोग भी आपके साथ आकर जुड़े तो नहीं। आज देखो, जो हमारा तो एक ही एजेंडा है, जो छात्रों के भविष्य को संरक्षण देना चाहेगा उन सबका स्वागत है। लेकिन अगर कोई विरोधी आएगा, छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ की बात करेगा, हम उसके साथ कभी नहीं खड़े मिलेंगे। नहीं, जैसे जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं उनके नो डाउट कोई ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड होंगे, उनकी कोई विचारधाराएं सर बैकग्राउंड देखो, आज की तारीख को बाद में आप अगर खुद पॉलिटिकल पार्टी बनते हैं तो क्या सीन रहेगा इन लोगों का? सर देखो, अभी तक हमारा जो एजेंडा है वो पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के नहीं है कि अगर जब हम लोगों ने इस पर विचार ही नहीं किया है तो फिल्टर करने का तो हमने कोई प्रोसीजर हमने तय नहीं किया होगा। निश्चित तौर पर जिस दिन हम अगर ये विचार कर लेंगे, देश के युवा जिस दिन ये घोषणा करते हैं कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व होंगे, तब उस समय ये सारी चीज़ों के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। उस हिसाब से फिर संगठनात्मक जो गतिविधियाँ होती है, जिस प्रकार की कार्यप्रणाली होती है, जिस प्रकार की कार्रवाई होती है, वो सारी चीज़ें अमल में लाई जाएगी। तो वो रास्ता खुला हुआ है या बंद है? सर रास्ते तो सारे खुले हुए हैं, कौन से बंद है? क्योंकि हम लोगों ने अभी तक विचार ही नहीं किया कि हमें राजनीति में भी जाना ही नहीं जाना, हमें चुनाव लड़ना ही नहीं चढ़ना। अभी तक आप ये देखिए, जितने भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हम वहाँ पे कोई वोट मांगने तो गए नहीं किसी के पास। हमने ये भी नहीं, युवाओं को ये भी वादा नहीं किया कि आप हमें वोट दो तब हम ये काम करेंगे। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आप हमारा साथ दो, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। बस केवल हम आपके कंधे से कंधा मिला करके खड़े होंगे। अब आपको पता होगा कि कल सीकर के अंदर एक बच्चे ने और आत्महत्या कर ली, उदय माली नाम का बच्चा है, उसने और आत्महत्या कर ली। अब बताओ, अभी तक किसने संवेदना प्रकट की? आपका जो क्षेत्र है जिसमें आप काफ़ी लंबे समय से, उस बारे में भी हम बात करना चाहेंगे कि अभिभावकों से जुड़े मुद्दे। कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में तो बहुत सारी बातें और हम आगे वक्त पर करते भी रहेंगे। चूँकि आपने समय दिया है, अपन बैठे हैं, तो ये भी एक बहुत ज़रूरी इशू है कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ किस तरह से अपनी एजुकेशन को इतना महंगा करते जा रहे हैं कि आम आदमी की रीच से बाहर है। और इसके अलावा वहाँ एडमिशन के बाद बच्चों पर जो बीतती है, कई तरह के आपने कई संघर्ष भी किए इन मुद्दों को, तो क्या लग रहा है आपको पूरा एजुकेशन सिनेरियो हमारा? सर एजुकेशन सिनेरियो वहीं गड़बड़ हो जाता है जहाँ सरकारी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया जाता है। आज जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर पिछले 2.25 साल के अंदर 7,000 से अधिक स्कूलों को, सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, जहाँ पर हजारों बच्चों को सरकारी स्कूलों से वंचित कर दिया गया है। वो बच्चे या तो पढ़ना छोड़ देंगे या प्राइवेट स्कूलों के अंदर जाएंगे। अब इतनी महंगी फीस वाले स्कूलों में जाएंगे तो वहाँ पे बच्चों का भविष्य कैसे निर्माण होगा? क्योंकि अभिभावकों के साथ सबसे बड़ी विडम्बना है, जो आदमी अगर महीने का 10,000 रुपये कमाता हो, वो 10,000 रुपये महीने की फीस कहाँ से चुकाएगा? सबसे बड़ा सोचनीय विषय यही है। आज मेरे पास इस तरह की कई शिकायतें आ रही है। आज RTE का मामला ही देख लीजिए आप, राइट टू एजुकेशन सरकार का अधिनियम 2009 कानून बना हुआ है, जिसमें लॉटरी की प्रक्रिया के तहत बच्चों का दाखिला भी होता है, लेकिन लोगों को भटकना पड़ता साल भर तक। पिछले साल 80,000 बच्चों की लॉटरी निकली थी, जिसमें से मात्र 44,000 बच्चों को दाखिला मिला, और बाकी जो 36,000 बच्चे उनका दाखिला आज तक सुनिश्चित नहीं हो पाया। अगर इस तरह की हरकतें राजस्थान सरकार करेंगी
तो बच्चों को पढ़ा जो जिनका चयन खुद राजस्थान सरकार कर रही है उनको तो स्कूलों में दाखिला नहीं दिलवा पाएगी तो देश का भविष्य कैसे बढ़ेगा। अब वर्तमान सत्र की मैं बात कर दूं, करीबन 2,40,000 बच्चों का लॉटरी के सिस्टम के माध्यम से चयन उन्होंने आईटी के अंदर किया था। अभी जुलाई महीने स्टार्ट होने वाला है, मतलब शिक्षा का सत्र प्रारंभ होने वाला है। हालांकि 1 अप्रैल से प्रारंभ हो चुका है, लेकिन अब तक 2,40,000 बच्चों में से मात्र 60,000 बच्चों का प्राइवेट स्कूलों के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर 60,000 बच्चों का दाखिला हो पाया। 1,80,000 बच्चे आज भी बचे हुए हैं जिनको दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। मैं पिछले 3 महीने से लगातार इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। इस बात को लेकर के मेरी माननीय शिक्षा मंत्री जो मदन दिलावर जी है उन सबसे भी मेरी जिद बहस हुई है। वहां पे उन्होंने हमारा ज्ञापन तक लेने से साफ मना कर दिया कि बोले हम आपके संगठन का कोई ज्ञापन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? आप शिक्षा मंत्री, हम शिक्षा की मैटर की बात कर रहे हैं, कोई हम पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के नहीं है। 36,000 बच्चों को कोई एजुकेशन, कोई सिस्टम नहीं है, कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं मिल रहा सर अभी भी। तो इसका क्या, कहाँ जाएंगे ये बच्चे? सर ये सरकार, यही तो हम सवाल लेकर के शिक्षा मंत्री से तो मिल रहा है, शिक्षा मंत्री जी है कि मिलना नहीं चाहते हैं। तो आपका क्या इस पर आप हम लोग बकायदा लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं। जहाँ जिस भी स्तर पर हम पहुंच सकते हैं, चाहे वो सब प्रशासनिक अधिकारियों के स्तर पर की बात हो या मंत्रियों तक के लेवल तक की बात हो या विधायकों के लेवल तक की बात हो या सांसदों के लेवल तक की बात हो, हम हर स्तर पर उतरे हुए हैं। बकायदा मैंने 1 महीने पहले ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इस चीज की सूचना को लेकर के एक पत्र लिखा हुआ है। हालांकि उसका जवाब अभी तक नहीं आया, और यही नहीं, पिछले साल भी इसी चीज को लेकर के मैंने एक प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, उसका भी आज तक जवाब नहीं मिला है मुझे। तो ये तो बात है सरकारी स्कूलों के आरटी को लेकर के, आरटी को, राइट टू एजुकेशन, जिसका चयन प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है। प्राइवेट स्कूलों की तो स्थिति इतनी ज्यादा दयनीय है कि अभिभावकों को मतलब इस प्रकार से लताड़ा जाता है जैसे वो अपने बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। मतलब इतनी मोटी मोटी रकम उनसे वसूली जाती है, उसके बावजूद भी उनको मतलब स्कूल में इस कतर ट्रीट किया जाता है जैसे किसी कैदी को ट्रीट किया जाता है। तो अभिषेक जी, क्या लगता है आपको कि ये सरकारी वर्सेस प्राइवेट असली जड़ ये है? बिल्कुल सर, सरकारी वर्सेस प्राइवेट यही असली जड़ है, और इसका भी सबसे बड़ा कारण है क्योंकि आज आप देख लीजिए, आज आप कोई सा भी सोर्स लगा लीजिए, डाटा इकट्ठा कर लीजिए, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें 50% ऐसे स्कूल संचालक होंगे जिनका कहीं ना कहीं सरकारी दखल अवश्य मिलेगा, चाहे तो वो अधिकारी स्तर पर हो, चाहे से वो राजनीतिक स्तर पर हो। कांग्रेस, बीजेपी और भी अन्य पार्टियां हैं जिनके प्रतिनिधियों के कई प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं अपना दबदबा विभाग के ऊपर रखते हैं, जिसकी वजह से इन स्कूलों का संचालन हो रहा है, और विभाग कहीं ना कहीं इनके दबाव में आकर के अभिभावकों के साथ और विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार करता है। तो कांग्रेस जनता पार्टी इस मुद्दे को भी कभी शामिल करेगी? अब सर हमारा पूरा मुद्दा एजुकेशन सिस्टम को लेकर है, चाहे तो वो नर्सरी क्लास का बच्चे का मामला हो, चाहे तो कॉलेज स्तर के बच्चे का मामला हो, या नीट स्तर का मामला हो। हम हर एजुकेशन सिस्टम के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ेंगे और प्रत्येक अभिभावक को, प्रत्येक विद्यार्थी को नए दिलवा कर रखे रहेंगे। यानी आप जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ जेन जी तक सीमित नहीं, उनके पेरेंट्स तक आप? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है, हमारा अभिभावक अगर सुरक्षित रहेगा, संरक्षित रहेगा, तो ही वो बच्चों को पढ़ा पाएगा। और बच्चा जब तक सुरक्षित होगा, उसके ऊपर मानसिक दबाव नहीं पड़ेगा, तब तक अभिभावक भी सुरक्षित रहेंगे। तो दोनों चैनें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, अलग नहीं है। और एक आखिरी सवाल अभिषेक जी, कांग्रेस जनता पार्टी पर ही चूंकि आज हमारी बातचीत केंद्रित है, कि राजस्थान में अब आपका क्या प्लान है? सर राजस्थान में अभी नया कोई प्लान नहीं है, क्योंकि 15 तारीख को हम लोगों का प्रोटेस्ट था। उसके बाद हम लोगों की पहले से ही घोषणा हो रखी थी कि 20 जून से हम लोगों को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देना है। तो हम लोग केवल अभी फिलहाल उसी चीज़ के ऊपर तैयारी कर रहे हैं, और 20 तारीख को हम लोग बड़ी तादाद में देश भर, इस बार अभी तक आपने देखा होगा जब 6 जून को हम लोगों ने प्रदर्शन किया था, उसमें भी बड़ी संख्या में लोग आए थे। लोगों ने कहा कि भीड़ काफी कम थी, उम्मीद के अनुरूप कम थी। सर जिस प्रकार का माहौल, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि 6 जून तक हमारे पास परमिशन नहीं थी। 6 जून को अर्ली मॉर्निंग ही हमें परमिशन मिली थी, क्योंकि देखो देश का यूथ है, यूथ क्या कई चीज़ों के ऊपर डरता है, वो किसी भी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। अगर अनुमति की सूचना, पेरेंट्स भी इतनी जल्दी नहीं जाते। बिल्कुल सर, क्या है कि जब तक अनुमति की सूचना सब तक नहीं प्राप्त हुई, तब तक कोई आने को तैयार नहीं हुआ। जो भाई लड़ना जानता, संघर्ष करना जानता, वो लोग वहाँ पे मौजूद था, और वो भी छोटी मोटी संख्या में मौजूद नहीं था, बड़ी अच्छी खासी तादाद में मौजूद था। लेकिन अब जो 20 तारीख को प्रोटेस्ट होगा, उसमें आप देखना जितने मतलब 10 शहरों के अंदर जितना भीड़ हम लोगों ने इकट्ठी करी, उससे कहीं गुना डबल हम लोगों को वहाँ पे भीड़ देखने को मिली।
मिलेगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एलीट क्लास के बच्चों का आंदोलन है। अभिजीत दीप के खुद गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए, और जो आजकल के बच्चे हैं या आजकल की जनरेशन है वो सोशल मीडिया पर केवल लाइक करके रह जाती है। ग्राउंड पर आके संघर्ष करना एक अलग चीज होती है। सर ये तो देखो एलिट क्लास और एलिट मतलब जिस प्रकार की ये टिप्पणियां करते हैं, आलोचनाएं तरह तरह की देखो जब आप किसी क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं ना तो आपके आलोचक होते हैं, और आलोचकों की जुबान नहीं होती है, उनकी तो भाषा होती है जो अपने आप में बता देती है कि कौन किस भाषा में बात करेगा। लेकिन मैं उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ना अभिजीत दीप के किसी संघर्ष से डरने वाला है, ना उसके जो उनकी टीम में जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो कोई संघर्ष से डर के भागने वाले हैं। हम लोग जमीन पर भी बैठना जानते हैं और हम लोग कुर्सी पर भी बैठना जानते हैं। आज आपने देखा होगा जयपुर के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ था, अभिजीत दीप के 2 घंटे तक भरी धूप के अंदर खड़ा रहा था। कौन सा एसी लगा हुआ था वहाँ पे? और वो राजस्थान की गर्मी, राजस्थान की गर्मी। आप पुणे के अंदर उन्होंने प्रोटेस्ट में भाग लिया, भरी धूप के अंदर भाग लिया, वहां पे कौन सा एसी लगा हुआ था? लखनऊ के अंदर कौन सा एसी लगा हुआ था? अमृतसर के अंदर कौन सा एसी लगा हुआ था? दिल्ली में कौन सा एसी लगा हुआ था? तो ये कौन लोग हैं जो आप लोगों की पार्टी के खिलाफ ये ट्रोलिंग करते हैं? भाई देखो आलोचक है, आलोचक सबके होते हैं। देखो सर, आज कई लोग हमारी बात से सहमत नहीं होंगे तो वो हमारे आलोचक बनेंगे। अगर हम लोग किसी की बात से सहमत नहीं होंगे तो हम भी आलोचक ही कहलाएंगे। तो आप जो आपके आलोचक हैं उनको कन्विंस करने के लिए और अपने साथ लाने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं? सर हम लोग तो केवल उनसे निवेदन कर रहे हैं, आप हमारी बातों के ऊपर भले ही ना आए, लेकिन आप अपने परिवार के लिए, अपने जो घर में जो बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं उनके भविष्य को देखें। इसके बाद अगर आपको उचित लगे कि हमारी मांगे दुरुस्त है, तंदुरुस्त है, तो उसके बाद ही आप हमारी बात पर सेटिस्फाई हो। अगर आपको अपने बच्चों से प्यार होगा तो आप अवश्य हमारा साथ दोगे, नहीं अगर आपको अपने बच्चों पर प्यार होगा तो आप नहीं आओगे हमारे साथ। तो बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। बहुत ही आपकी बातों से लग रहा है कि आप इसके लिए बहुत डेडिकेटेड तरीके से काम कर रहे हैं, और इस आपकी सोच बड़ी स्पष्ट है कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है और शिक्षा से जुड़ा रोजगार है, रोजगार से के बाद जुड़ा हुआ स्वास्थ्य है, और कुल मिलाकर देश का विकास तभी हो सकता है जब शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इंडस्ट्री सभी आगे बढ़े, और इस सब का जो मूल आधार है वो एजुकेशन है। और एजुकेशन नहीं, इसमें एक चीज और जोड़ देना चाहता हूँ, हम तो उस फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका विजन खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ है कि 2047 को हमें ये साबित करना है कि हमारा देश विकसित भारत है। मैं विकसित भारत की एक परिभाषा पूछना चाहता हूँ कि विकसित भारत कैसे बनेगा और कब बनेगा? क्या बिना अनएम्प्लॉयमेंट के बिना क्या विकसित भारत कहलाएगा? क्या बिना एजुकेशन दिए क्या विकसित भारत कहलाएगा? हम तो नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प उन्होंने देश के विकास के लिए ले रखा है, हम उस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। और उसके बाद भी अगर उन्हीं की पार्टी के लोग अगर हमारा विरोध करें तो मतलब वो विजन 2047 का विरोध कर रहे हैं शायद। यानी जो आपका विरोध कर रहे हैं वो मोदी जी का भी विरोध, मोदी जी का नहीं, विजन का विरोध कर रहे हैं वो। मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो विजन 2047 का विरोध कर रहे हैं वो। उसके रास्ते में रुकावट। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो केवल हम यही चाहते हैं कि देश की सरजमी पर कोई भी किसी भी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बने या ना बने, हमें उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा देश जल्द से जल्द विकसित देशों की श्रेणी में आए और यहाँ पे हर बच्चा अच्छी एजुकेशन ले, हर यूथ को अच्छी नौकरी मिले, हर परिवार को अच्छा संरक्षण मिले। हाँ अभिषेक जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम लोग फिर कभी दोबारा भी इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। और शुभकामनाएं आपके आंदोलन के लिए। मैं पार्टी नहीं कहूँगा क्योंकि आपने इतने स्पष्ट तरीके से बताया है कि हम एक मूवमेंट हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं। बिल्कुल सर, मूवमेंट ही हम। आपके मूवमेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद जिन्होंने आपने जो हमें यहाँ पे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं आपके। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।